इस देश का एक बड़ा तबका है जो बजट पेश होते वक्त इस बात की उम्मीद लगाए रखता है कि उसे रेलवे से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। एक वक्त था जब रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, लेकिन वक्त बदला और रेलवे का बजट भी मुख्य बजट में मर्ज हो गया और उसके बाद रेलवे पर कोई खास तौर से अलग से बात करने को राजी नहीं था। अब भी जब ये 2026-27 का बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसे विपक्ष फर्जी करार दे रहा है और सत्ता पक्ष इसे भविष्य के रोड मैप के तौर पर देख रहा है। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, उन्हें उम्मीद रहती है रेल से कि रेलवे को क्या मिला। क्या उनके लिए कोई नई ट्रेन चली, क्या उनके लिए रेलवे ने कोई विशेष छूट दी, या फिर रेलवे ने आखिर उनके लिए, उनके रोज़मर्रा के जीवन के लिए क्या किया। यही जरा हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं रविंद्र गुप्ता जी। ये एक्स डायरेक्टर रहे हैं रेलवे के सेफ्टी के और रिटायरमेंट के वक्त तक इस बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। हम उनसे ज़रा जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बजट है वो ख़ास तौर से उन इलाकों के लिए क्या है जहाँ पर रेलवे उनके रोज़मर्रा के जीवन का साधन है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अविनाश जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी बड़े शहर से 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, रेलवे की इम्पोर्टेंस जो होती है वहाँ के लोगों के जीवन में वो एकदम बदल जाती है। बड़े शहरों में शायद 2% और 98% का होता है, 2% रेलवे की इम्पोर्टेंस, 98 बाकी सब। और जैसे ही 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं वो जीवन में 90% रेलवे की इम्पोर्टेंस हो जाती है। वो उनके आने जाने का मीडियम नहीं होता, उसके अलावा भी उनके जीवन का एक अहम पार्ट होता है। हर तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी उस इलाके की उस पर डिपेंड करती है। वहाँ के लोग आना जाना, स्कूल जाना, स्कूल आना, सब उस पर डिपेंड करते हैं। अपना सामान लाना ले जाना, पूरा ट्रेड उस पर डिपेंड करता है। आजकल रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, परंतु रोड थोड़ा महंगा रहता है, इसलिए जो लोगों की डिपेंडेंस है वो रेल पे बनी रहती है। खासकर जो हमारे देश का ईस्टर्न पार्ट है उसमें तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर जब आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं, बजट कंप्लीट हो चुका है, रेलवे के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? कितने नंबर देंगे आप 10 में से अगर आपसे मार्किंग कराई जाए तो? जी देखिए, ये आपने काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछा है क्योंकि पहले तो इसको देखते हैं कि रेलवे के इस बजट में जो कैपिटल इनपुट्स का अमाउंट है वो 2.65 लाख करोड़ के करीब जो है वो रखा गया है, और वो वैसा का वैसा ही बना है पिछले 3 बजट से। तो इसका मतलब जो रेलवे में कैपिटल इनपुट्स की पेस है वो बनी हुई है। नई पटरियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सिग्नलिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नए रोलिंग स्टॉक खरीदे जा रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि रेलवे को आंकने का एक, इनके इनपुट्स को आंकने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। रेलवे की बढ़ोतरी के लिए और देश के भले के लिए आप, एक अंग्रेजी में बोलता हूँ, ये फार्मूला जो है कैरी मोर पर ट्रेन एंड कैरी मोर ट्रेन्स। इसके अलावा कोई तीसरा फार्मूला नहीं है। तो जो भी रेलवे करती है, चाहे वो पैसेंजर के लिए करे या गुड्स के लिए करे, उसे कैरी मोर ट्रेन्स और कैरी मोर पर ट्रेन के फार्मूले पे काम करना ज़रूरी है। अब कैरी मोर पर ट्रेन का मतलब तो आसान होता है क्योंकि इसका मतलब है सिस्टम चल रहा है, सिर्फ बने बनाए सिस्टम में आप उसके काम करने के तरीके को बदलें, मॉडर्नाइज करें और उसके जो रोलिंग स्टॉक है उसमें कुछ चेंज करें, तो एक कम पैसे में आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर सकते हैं। और कैरी मोर ट्रेन जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है, उसके लिए आपको नई लाइनें बनानी पड़ती हैं, कुछ और नए मूलभूत ढांचे में चेंज करने पड़ते हैं जो समय और पैसा दोनों लेते हैं। तो इन दोनों का समन्वय बना के चलना पड़ता है। तो आज की रेलवे में मैं देखता हूँ कि दो जो बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं वो ये है कि जो हमारी गुड्स की गाड़ी है और पैसेंजर गाड़ी है वो एक ही लाइन पे चलती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे तो बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, वो शुरू भी करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जो जिसके लिए कि अलग से गुड्स ट्रेन के लिए अलग से पूरी पटरी ही बिछ जाए, काम वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा देखिए, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वेस्टर्न कॉरिडोर है और ईस्टर्न कॉरिडोर है, जितना पोर्शन इनका पूरा हो गया है और जो चल रहा है, मतलब कंपैरिजन के तौर पे मैं बताऊं कि उसका जो NTKM अर्न पर किलोमीटर जो है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है रशिया के।
उसके हैं करीब 25 के करीब है, अच्छा। और हमारा जो है वो लगभग उसका आधा है, 12.5 के करीब। लेकिन जो हमारी कॉरिडोर्स हैं, जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं, इन पर ये लगभग उसी रेंज में है, 24-25 पे पहुंच रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा मिक्स्ड नेटवर्क है, ये हमारी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इससे एक तरफ तो हमारा जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाता है, हम कम गाड़ियाँ ले जा पाते हैं, गाड़ी में कम ले जा पाते हैं। और दूसरी तरफ जो पैसेंजर की गाड़ी है, हम वंदे भारत चला रहे हैं जो 160 किलोमीटर की कैपेबिलिटी रखती है। हर एलएचबी गाड़ी जो ट्रैक पे है उसकी कैपेबिलिटी 160 किलोमीटर ही है, और ये सन 2000 के बाद आज तक। तो इस हालात को देखते हुए चल तो नहीं रही। ना चलने की वजह क्या है? अब धीरे धीरे हमने जो ना चलने की वजह हैं उनको दूर किया है, जो सिग्नलिंग प्रणाली को प्रशस्त किया है, जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी उनको कम किया है, उनको फ्लाईओवर से आरयूबी से रिप्लेस किया है, बहुत अच्छा काम किया है, डबलिंग की है, एडिशनल ट्रिपलिंग की है, लाइन डाली है। परंतु जब वो सब करने के बाद में लाइन के ऊपर 60 केजी की रेल और बेहतर कंक्रीट के स्लीपर डालने के बाद भी उसके ऊपर गुड्स और पैसेंजर एक ही लाइन पे एक साथ चलते हैं, तो जब एक गाड़ी धीरे चल रही है, दूसरी तेज़ चल रही है, तो मामला तो धीरे ही चलेगा। तो इसलिए ये हमारे को दोनों तरफ से आहत कर रहा है। लेकिन ये तो सर सरकार भी समझती है इस बात को कि हमारी जो रफ्तार कम हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, और उसको प्रमोट करने के लिए आपको बजट में एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए थे, वो हमें दिख नहीं रहा है। देखिए, इस पे काम तो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि जो नई लाइनें बन रही हैं, नए लूप्स बन रहे हैं, स्टेशंस के नए रीमॉडलिंग की जाती है, वो इन सब को मद्देनजर रख के की जाती है। ये रेलवे का एक बड़ा ही मूलभूत काम है। परंतु मुझे लगता है ये आज की तारीख में जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कंट्री की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को इम्पेक्ट करती है, उस सिचुएशन में हमें इसको एक प्रोजेक्ट की तरह बना के करना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि हमें एक प्रोजेक्ट सेग्रीगेशन रन करना चाहिए, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में कुछ मार्जिनल इनपुट करके गुड्स की लाइन और पैसेंजर की लाइन को एग्जिस्टिंग नेटवर्क में मेजर रूट्स पे सेग्रीगेट करें। इससे बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी खामी भी अभी फ़िलहाल की ये दिख रही है कि अगर गुड्स की लाइन बिल्कुल अलग हो जाए, पैसेंजर की लाइन बिल्कुल अलग हो जाए, तो हमारे पास ये स्कोप होगा कि हम पैसेंजर ट्रेन्स भी बढ़ा सकें, गुड्स ट्रेन्स भी बढ़ा सकें। मतलब हम जब स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा थ्रूपुट जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ पैसेंजर, वो बढ़ेगा। उससे हमारे पास ये मार्जिन हो जाएगी कि हम ज़्यादा गाड़ी चला सकें। आज की तारीख में हम नॉन सबर्बन गाड़ी जो चलाते हैं, करीब मेरे ख्याल आजकल 7-7.5 हज़ार के बीच में हमारी गाड़ी चलती हैं नॉन सबर्बन, और 5-5.5 हज़ार सबर्बन गाड़ी चलती हैं। तो सबर्बन गाड़ी को तो छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो लिमिटेड एरिया में चलती हैं। नॉन सबर्बन गाड़ी जो हैं वो इस कंट्री की लाइफलाइन है। बिल्कुल। लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि आप रेलवे को किस निगाह से देखते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक जवाब देता था और अभी भी देता हूँ कि रेलवे जो है उसको मैं पाइपलाइन की निगाह से देखता हूँ। ये रिसोर्सेज को मूव करने की पाइपलाइन है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को मूव करने की पाइपलाइन है। एक एरिया में लेबर है, दूसरे एरिया में इंडस्ट्री है। यदि ये दोनों एरिया आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आने जाने का रास्ता सुगम नहीं होगा, तो हमारे कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ब्रेक लगी रहेगी। ये ज़रूरी है। तो रेलवे का इसमें एक बहुत महत्व है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम नहीं है, ये हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के इक्वलाइजेशन का, इनके एक जगह से दूसरी जगह कम से कम कॉस्ट में पहुंचाने का एक तरीका है। मान लीजिए एक बम्बई एरिया में काम कर रही लेबर यदि ईस्टर्न रीजन में वापस आ जाती है, उसको आने और जाने में वापस दोबारा गाड़ी ढूंढने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। बिल्कुल, ये होता है। आप देखिए ना कि छठ में, दिवाली में तो जो बड़े तरीका ही त्योहार नहीं। होते हैं, होली अभी आ रही है, आप देखिए लाइन लगी हुई है। तो उसको तरीका ही नहीं। सवाल ये है कि वो आदमी हवा से उड़ के जा नहीं सकता, गाड़ी चलाकर जा नहीं सकता, बसें ले जा नहीं सकती, चाहे सड़कें कितनी भी अच्छी हों, महंगा है, दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है। तो रेलगाड़ी एक कंफर्टेबल सफ़र करने का तरीका है। इस नए भारत में वंदे भारत एक नया ब्रांड हम लोगों ने लाए, एक नई किस्म की ट्रेन है, बहुत बढ़िया है। पर इस गाड़ी का जो पोटेंशियल है वो 160 किलोमीटर पे ये गाड़ी चलती है, जैसे और गाड़ी भी चल सकती है, परंतु ये चलती है और ये आगे पीछे अपना बिना इंजन की ज़रूरत के कहीं से कहीं कितने भी ट्रिप कर सकती है, हवाई जहाज़ की तरह।
परंतु इसको इस पद्धति पे इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क सपोर्ट करे। नेटवर्क सपोर्ट नहीं करे, आपकी पटरी सपोर्ट नहीं कर रही है, जी। टाइमिंग सपोर्ट नहीं कर रही है, लाइनिंग जी। सपोर्ट नहीं कर रही है। पता चले 160 किलोमीटर की रफ्तार से वंदे भारत जा रही है और पीछे से 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो गाड़ी खड़ी हो जाती हैं। तो ये रेलवे को एक नई दिशा में ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पैसेंजर लाइंस को एक अलग स्पीड पे चलाएं। जब आपने अलग कर दिया तो उससे लाभ पूरा नहीं होगा। पूरा लाभ जब होगा जब हम स्पीड्स को भी इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि गरीब आदमी की गाड़ी नॉन एयर कंडीशन, अमीर आदमी की गाड़ी एयर कंडीशन। बरसों पहले नीतीश कुमार जी जब मंत्री थे उस समय मैंने एक नई कंसेप्ट की गाड़ी उनके कहने पे डिज़ाइन की थी, उसका नाम था जन शताब्दी। अच्छा। तो जन शताब्दी की 16-17 गाड़ी चलाई गई। उसकी खास बात ये थी, नाम नहीं था उसका खास बात ये थी कि वो पहली गाड़ी थी जो नॉन एयर कंडीशन थी और जो 105 किलोमीटर की जगह 120 किलोमीटर तक उसको क्लियर किया गया। मुद्दा ये था कि क्या गरीब आदमी फास्ट स्पीड से नहीं चल सकता है, जबकि ज़रूरत तो उसको जल्दी पहुंचने की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एक तो हुआ प्रोजेक्ट सेग्रीगेशन जो कि टैक्स को अलग अलग करे। दूसरा एक कड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है और इसको किसी किस्म की पॉलिटिक्स या किसी किस्म के डिस्कशन में लाए बिना आज ज़रूरत है कि भारत की सभी गाड़ियाँ, हर क्लास की गाड़ियाँ एयर कंडीशनड हो जाएं। एयर कंडीशनड होते ही सभी गाड़ी फिर हमारी 160 से चल सकेंगी। मुझे लगता है कि देश को बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये गाड़ी सभी 160 से चलें, गरीब आदमी भी उसी गति से चले जिस गति से एक अमीर आदमी चलता है। यानी अमीर गरीब का जो भेद है वो गाड़ी की स्पीड से नहीं होना चाहिए और ये आज संभव है। एक सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है। रेलवे में लगातार हादसे होते हैं, रेलवे में लगातार एलएचबी की बात हो रही थी कि सारी गाड़ियों में एलएचबी कोच लग जाएंगे। इसके बावजूद हम आज की तारीख में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रेन जब टकराती हैं आपस में, उनके कोचेज एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। बजट से उम्मीद हमें ये भी थी कि इस तरह की किसी भी बात को रोकने के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं। क्या आपको इससे निराशा है थोड़ी? नहीं, देखिए इस बजट में उसके लिए प्रावधान तो किया गया है। जो कवच प्रणाली लग रही है वो अंतर्राष्ट्रीय ETCS लेवल 2 प्रणाली के अनुरूप एक प्रणाली है और ये जैसे वो सेंट्रलाइज प्रणाली है, हमारी डिसेंट्रलाइज है। हमारा इतना बड़ा देश है कि हम ऐसी सेंट्रलाइज प्रणाली हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने में कुछ लिमिटेशन है, तो ये लगाई गई है और इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रही है गवर्नमेंट। ये अच्छी बात है, इसके लिए इनपुट्स दिए गए हैं। और सेफ्टी में जो ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स का नंबर है, यदि उसको देखें हम तो जो एक्सीडेंट्स पर ट्रेन कहा जाए या पर ट्रेन किलोमीटर कहा जाए, वो हमारे लगभग वर्ल्ड के जो टॉप 4 हैं उसी के आसपास आ जाते हैं। परंतु यदि हम ये कहें कि नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज पर 10 किलोमीटर, वो हमारी थोड़ी ज़्यादा हैं। अब उसकी एक वजह हम यदि आसान वजह कहना चाहें तो ये होगी कि हमारी गाड़ी पूरी भरी होती हैं, हमारी गाड़ियों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ओवरलोड होती है, बहुत गाड़ी ओवरलोड होती है, तो वो कह सकते हैं। परंतु जब हमारे ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है तो हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए जो सभी स्टेप्स हैं वो ले लिए गए हैं, पर जो लिए गए हैं उनसे हमें बहुत अच्छा डिविडेंड्स मिले हैं। जैसे आपने भी देखा हो, आजकल सड़क पे जो लेवल क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट होके बसें दब जाती थी, ट्रैक्टर दब जाते थे, वो अब होना बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। और बहुत अच्छी बात है, देश में बहुत लोगों की इससे जान बच रही है, क्योंकि रेलवे ने एक 10-15 साल के अंतराल में धीरे धीरे लेवल क्रॉसिंग्स को, बहुत ही अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को बहुत छोटे नंबर पे ले आए हैं। उसकी जगह FOB बन गया है, अंडरपास बन गया है, तो उससे ये सेफ्टी बढ़ी है। एक दूसरी चीज़ हुई है कि हमने सन 2000 में जो टेक्नोलॉजी ली थी LHB कोचेस की, अब हमारी सभी गाड़ियों में, अधिकतर गाड़ियों में LHB कोच लग रही हैं। और LHB कोच जो रिप्लेस कर रही हैं ICF टाइप को, उसके लिए शायद रेलवे का वो जो बहुत दिनों से नीतिगत डिसीजन था कि हम सभी ICF कोचेस को जल्दी बदल देंगे, उस पर स्पीड लाई गई है और वो LHB में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वंदे भारत भी LHB का ही एक प्रारूप है, अपग्रेडेड वर्जन है और भी उसी डब्बा बनाने की कंसेप्ट को हमने अपग्रेड करके वो बनाया है। तो लोगों की सेफ्टी LHB कोचेज़ में और वंदे भारत में पुराने टाइप की गाड़ी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अच्छा,
एक आखिरी सवाल सर आपसे, जी चूँकि जब ये बजट पेश किया गया और इस बजट के बाद जितनी बातें हुई तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। जी। कितना भी होगा अच्छा तो जो विपक्ष है वो कहेगा खराब है, और कितना भी खराब होगा तो सत्ता पक्ष कहेगा कि अच्छा है। जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब सत्ता पक्ष इसको कह रहा है कि ये भविष्य का बजट है, 2047 के विकसित भारत का बजट है, अगले 25 साल के रोड मैप का बजट है, इस बात में रेलवे को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, इस बार रेलवे के बजट में इन्होंने हाई स्पीड कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया। ये पहली कॉरिडोर जो है सन 28, 29, 30 जब भी आएगी बनेगी। आज डिक्लेरेशन मैंने ये पहले भी कहा, मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर है। हो सकता है शायद ये अच्छा लगता है सुनने में इसलिए कहा गया, परंतु वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो रेल की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है ये इसमें बदलाव आ रहे हैं और आने वाले 4-5 साल में इसमें और बदलाव आएंगे। जो देश इस समय इस टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोप में चल रही है, तो इस टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं। हमें ये जो डिक्लेरेशन है इसमें ये सोचा होगा मेरा ख्याल कि इसकी कॉस्ट और इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में उस समय के साथ बदलेगी। यदि ये सोच के निर्णय लिया गया है कि हम हाई स्पीड गाड़ियाँ इंडिया में ही डिज़ाइन करेंगे, इंडिया में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निर्मित करेंगे, असली मायने में मेरा मतलब जो उसकी कोर टेक्नोलॉजी है उसको लेके असेंबल और जो ब्रॉड मैकेनिकल चेंज है वो तो हम कर रहे हैं आजकल मैन्युफैक्चर, लेकिन जो उसकी कोर है, इलेक्ट्रॉनिक कोर है और सिस्टम्स हैं, उसके अंदर नए आने वाले बदलाव हम इंडिजिनसली पूरे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाई स्पीड गाड़ी जो भी आएगी हमारी, जो बम्बई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, वो टेक्नोलॉजी अभी देश में एसिमुलेट होने में समय लगेगा, पर वो और उससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी यहाँ बनाने की ज़रूरत है। यदि उसके लिए प्लेटफॉर्म बनता है डिक्लेरेशन तो बहुत खुशी की बात है और ये फ्यूचरिस्टिक है। चलिए, तो जैसा कि सरकार भी कह रही है कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, और हम इस पूरी बातचीत के दौरान आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरे देश की हुई हैं, विकसित भारत की हुई हैं, तो उसमें रेलवे को आखिर हासिल क्या हुआ है और रेलवे आखिर और भी ज़्यादा क्या हासिल कर सकती है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।